Hello, Provings. How you all are? How are you professionals? So जून 29 2021 की तैयारी कैसे चल रही है? ठीक है, सब ठीक है एवरीवन? ओके, आप काफी सारे लोग आए हैं, सब ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने काफी सारे क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, पढ़े, ट्राई किए मल्टी केस की, तो ट्राई किए, तो चलो देख लेते हैं आंसर्स क्या थे। हमने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज में काफी कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, फिर उसके बाद मैंने बोला था आप ट्राई करना एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। ठीक है, चलो ये मल्टी डिसिप्लिनरी केस एनालिसिस क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ये हमारा कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट, लेट्स सी इन दैट। यहाँ पे आप अपना एक क्वेश्चन था, दैट इज कैन द गवर्नमेंट मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी tribunal for opening and recasting accounts of a company where ROC inquiry that prima facie concluded that mismanagement and compromise in the corporate governance norms and risk management has been perpetuated on the company and its group companies by raising loans borrowings from the public sector banks and financial institutions। तो ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया था, याद आया? ओके, सो क्वेश्चन ऐसे था कि कैन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को एप्लीकेशन कर सकती है फॉर ओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का अकाउंट्स पूरी तरह से ओपन करना है, पूरी तरह से रिकास्ट करना है, जहां पे आरओसी ने इंक्वायरी भी की थी और प्राइमा फेसी कंक्लूड भी किया था कि वहां पे मिसमैनेजमेंट है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, एंड रिस्क मैनेजमेंट परपेचुएट हुआ है, दैट इज कंपनी में गलत काम हुए हैं, रिस्क बहुत ज्यादा है, एंड इट्स ग्रुप कंपनीज बाय रेजिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स, अलग अलग तरीकों से पैसा कलेक्ट किया गया है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल। तो क्या गवर्नमेंट वापस से अकाउंट्स रिकास्ट कर सकती है? यहां पर हमें सेक्शन 130 हिट होता है। ये वाला क्वेश्चन कौन से केस में था? ये वाला क्वेश्चन था हरि शंकरन अपैलेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटर एलिया ये ऑब्जर्व किया था कि एनसीएलटी अंडर सेक्शन 130 ऑफ द कंपनी एक्ट कैन पास एन ऑर्डर फॉर रीओपनिंग अकाउंट्स इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन। मतलब जिस सेक्शन को हम रेफर कर रहे हैं वो कौन सा वाला था? सेक्शन 130। क्या एनसीएलटी ये ऑर्डर पास कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ कर सकती है, if they are of the opinion that the relevant earlier accounts were prepared in fraudulent manner, that is पुराने accounts गलत तरीके से बने थे। फिर इसी केस में लिखा था that the affairs of the company were mismanaged during the relevant period, casting a doubt on the reliability of the financial statement, that is financial statement सही तरीकों से नहीं बना हुआ है, इसीलिए उनको वापस से रिकास्ट करना पड़ा है। एंड thus tribunal would be justified in passing the order under section 130 upon fulfillment of either of the two conditions। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रिब्यूनल जस्टिफाइड है टू आस्क फॉर रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट। क्लियर? एंड ये वाला जो केस था, याद रखना, ये आईएनएफएस केस से लिया गया था। सो यहाँ पर बेयर based on the facts and circumstances of the case herein above and also on the larger public interest when thousands of crores of public money is involved, क्योंकि इस केस में ये हुआ था, tribunal is justified in allowing the application under section 130। यानी ट्रिब्यूनल ने ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट के फेवर में, ये जस्टिफाइड स्टेप है which was submitted by the central government under 130। and as I told you ये ILFS केस था, फेमस ILFS केस, वहां से ये लिया गया। ठीक है, अब ये समझ में आया? सो दिस बिकम्स द रेलेवेंट आंसर। ये केस स्टडी अपनी ये थी। उसी तरह दूसरा एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, whether a person removed from the post of managing director is eligible to compensation when he is removed due to the reason of loss of confidence। क्या एक एमडी को लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से निकाला गया तो क्या उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन जिस केस में रेज हुआ था वो सीडीएस सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस मिस्टर के जगदीश एंड अदर्स। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, बराबर। इस केस में अगर आपने बराबर सर्च किया तो वेरी गुड, ओके, नहीं सर्च किया तो यू नो मैं आपको इसलिए आंसर दिखा रहा हूं एंड बाद में शेयर कर दूंगा आप लोग से। सो एनसीएलटी ने ऑब्जर्व किया था that managing director of the company was not appointed for that fixed tenure। ओके, ये एनसीएलटी का ऑब्जर्वेशन इस केस में था।
आगे बोला द एमडी वाज रिमूव फ्रॉम द कंपनी, बराबर, ये एक्ट हुआ था, एंड द एमडी वाज रिमूव फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, एमडी को लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से निकाला गया था। द टर्म लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस डज नॉट अपीयर इन कंपनीज एक्ट, सेक्शन 202 का रिक्वायरमेंट ये आया, उसमें ये जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस वर्ड है ये कहीं अपीयर नहीं होता, डज नॉट अपीयर इन कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 202, बराबर। सो उस नेचर में क्या एमडी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा? अकॉर्डिंगली एमडी इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ये बोला गया कि एमडी इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन अगर आप उसका टर्म खत्म होने के पहले उसको निकाल देते, बराबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, कैन अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ अ लेंडर बैंक बी इंप्लीडेड इन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में केस चल रहा है और एक कंपनी है, इसके अंदर एसबीआई बैंक का नॉमिनी डायरेक्टर था, क्या वो इस पूरे केस में पार्टी बन सकता है? कैन ही बी इम्प्लीडेड, कैन ही बी बिकमिंग अ पार्टी टू द केस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज उषा मार्टिन वेंचर्स लिमिटेड वर्सेस उषा मार्टिन का केस। ओके, इसमें एनसीएलटी हेल्ड दैट द लेंडर एसबीआई हैज अ nominee as one of the directors of the company and the petitioner have alleged mismanagement of the company, by petitioner ने बोला यहाँ पे mismanagement हुई है। The NCLT rightly allowed State Bank to intervene in the matter and appeal is dismissed। तो ये डिसीजन लिया गया कि NCLT का डिसीजन अपने आप में सही था कि नॉमिनी डायरेक्टर, जब कंपनी के बीच में केस होता है तो डायरेक्टर इज वन ऑफ द पार्टी, तो नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज आल्सो डायरेक्टर। एज अ रिजल्ट वो जिस भी बैंक का डायरेक्टर है वो इम्प्लीड, वो पार्टी बन सकता है टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट। आफ्टर ऑल बैंक का भी इंटरेस्ट होता है ना। जो उषा मार्टिन केस अपने आप में बहुत फेमस हुआ था उस रिस्पेक्ट में। देन क्वेश्चन 4 जो आपको दिया गया था, द नेम ऑफ द कंपनी वाज स्ट्राइक्ड ऑफ, ये हुआ था। द कंपनी रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट नोटिस वाज नॉट सर्व्ड ऑन देम, हमको तो कोई नोटिस ही नहीं मिला था, क्यों स्ट्राइक ऑफ कर दिया? एंड द कंपनी वाज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन। NCLT, after considering the document, dismissed the application of the company against strike off। NCLT के अंदर वो गए, NCLT ने पूरा एप्लीकेशन स्टडी किया, बोला ये जो कंपनी का एप्लीकेशन है फ्रीवॉल से, आरओसी बराबर है, स्ट्राइक ऑफ बराबर था। The company appealed in NCLT and two questions came before NCLT: whether ROC has to serve a notice under section 248 subsection 5 and before the proceedings towards striking of the name, and whether appellant company name cannot be strike off as it was carrying on business operations। क्लियर? ये दो क्वेश्चन का आंसर जिस केस में हम रेफर कर रहे थे वो केस था कंडोयो निच प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी का केस। ओके, ये वाला केस था। इसमें एनसीएलटी हेल्ड दैट देयर इज नो डाउट that the affidavit which is filed by ROC attaching the notice as per form STK1, देखो जब भी स्ट्राइक ऑफ होता है तो फॉर्म STK1 बिगनिंग फॉर्म होता है, तो STK1 and the affidavit which claims that the notice was issued to the appellant company as per official records। तो ये साबित होता है कि सामने वाले को नोटिस मिला है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जब ये पूछा जाए कि क्या नोटिस देना कंपलसरी है, द आंसर इज यस। और इस केस में ये साबित होता है कि नोटिस सामने वाले एपेलेंट को डिलीवर हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द अपील बिफोर द एनसीएलटी इटसेल्फ एडमिटेड that the notice under 248 was published in the official gazette। ये मानता है अंडर फॉर्म STK5 that official gazette में ये पब्लिश हुआ था और एपेलेंट इस बात को मानता भी है, तो इसका मतलब उसकी नॉलेज में था कि उसकी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हुआ है। एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द एपेलेंट टू मूव द आरओसी इफ इट वाज एग्रीड बाय द प्रपोज्ड रिमूवल ऑफ नेम। यहां तक कि इस केस में ये भी बोला गया कि अपॉर्चुनिटी भी दी थी, उसको सुनवाई के लिए बुलाया भी था और वो आया ही नहीं। ओके, एंड आफ्टर सच नोटिस एपेलेंट मेड एन नो एफर्ट टू मूव आरओसी, देखो आया ही नहीं, एंड पुट its case and the appellant was in business operation when the name was struck off। मतलब वो appellant ROC के सामने गया ही नहीं, appellant ने कभी ये बताया नहीं कि हमारा बिजनेस चल रहा है। तो जब ROC को पता ही नहीं है तो डेफिनेटली स्ट्राइक ऑफ वैलिड है। and thus the contention that opportunity was not given is not accepted।
NCLAT ने बोला भाई आपका कंटेंशन एक्सेप्टेड ही नहीं, कि आपको अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी गई थी, जिससे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि स्ट्राइक ऑफ करने के पहले उस कंपनी को सफिशिएंट नोटिस, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है। ओके और दूसरा एक पार्ट, रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम, द appellant was in business operation and the document filed before NCLAT include two income tax का returns assessment for 2016, 17 and 17। appellant ने बोला भाई सर हम बिजनेस ऑपरेशन में, अच्छा कैसे साबित करोगे, तो दो इनकम टैक्स का रिटर्न डाला 2016-17 का, 17-18 का, एंड द रिटर्न ऑफ 16-17 क्लेम्स द ग्रॉस टोटल इनकम वाज 504, 504 रुपए का जीटीआई है, बस 504 रुपया, करोड़ व लाख नहीं, ओनली 504 रुपीस, and the income tax return 17-18 gross total income of 1473, 1473। अरे अगर आप बिजनेस ऑपरेशन में हो तो आपका जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 500 रुपया, 1000 रुपया। ओके, इफ इनवॉइसेस आर सीन इट इज शोन एज अ कंडोयर हॉजरी मिल्स एंड बायर एज कंडोयर निट्स वाला, तो इसका मतलब आप ग्रुप कंपनी में ही बिजनेस कर रहे हो, तो दिस कंपनी इज जस्ट अ शेल कंपनी, एक डमी कंपनी बना के रखी है। Clear? If the address of the seller is perused, the invoices is 35 North Basti Harpul Singh Sardar Thana, Delhi. This is the same address of the appellant, that is Kandiya Knits also. अरे तो इसका मतलब आपकी ये तो ग्रुप कंपनी हुई, सेम एड्रेस। ओके, हाउ मच वेट सच डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन इन द फॉरगोइंग, मतलब एक चीज का तो आंसर मिल गया कि अगर आप बिजनेस ऑपरेशन में हो तो चलो एक बार एपेलेट ट्रिब्यूनल आपकी बात सुन भी ले, लेकिन आपके बिजनेस ऑपरेशन के एविडेंस से ये कन्विंस होना चाहिए कि आप एक्चुअली कोई बिजनेस ऑपरेशन में हो। ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर सामने आएंगे तो हाउ मच वेट शुड बी पुट ऑन द कंटेंशन दैट यू आर एक्चुअली इन ऑपरेशन। The claim of the appellant regarding such document does not prove that the company was in operation or business operation. आप समझ में आया? So that was the case that we could have relied for those questions. ठीक है? Then एक और ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया था, whether issue related to transfer of shares would be adjudicated by civil courts or by NCLT। अच्छा क्वेश्चन था, और इसके लिए जो केस हम रेफर किया था वो था शशि प्रकाश खेम का dead through the legal representative versus Nepec, Micon and others responded. इस केस में सुप्रीम कोर्ट held that Companies Act has been amended which is provided for rectification of register under section 59, मतलब अब Companies Act में section 59 में rectification आता है and conferred such power on NCLT, अब वो NCLT के उसके jurisdiction में आएगा। A reference was also made to section 430 of the Companies Act, that is 430 के हिसाब से रेफरेंस भी कर दिया गया है, बराबर क्लियर, which completely bar the jurisdiction of civil court, that is लिखा है 430 में कि सिविल कोर्ट को वो मैटर्स ट्राई करने का हक नहीं है जो एनसीएलटी के सामने जाते हैं, ओके, इन मैटर्स वेयर द पावर हैज बीन कन्फर्ड अपॉन एनसीएलटी, बराबर। सो इन द लाइट ऑफ द फैक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट relegating the parties to a civil court would not be appropriate, मतलब आप ये वाले केसेस अब सिविल कोर्ट में लेके जाओगे, इट इज नॉट appropriate, okay, considering the manner in which section 430 is widely worded। जब सेक्शन 430 इतनी क्लियरली लिखा गया तो फिर सिविल कोर्ट के पास ऐसे केसेस को लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता, बराबर क्लियर। तो आई बिलीव अब ये क्लियर हो गया कि सिविल कोर्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स के मैटर नहीं देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने डाला गया था, याद आया, that was whether a shareholder holding 8.99% shares in a company can take a plea of exceptional circumstances to get the application for waiver in favor of a petition under 240 operation mismanagement वाला and decide with a case। एक्चुअली ये साइरस मिस्त्री के केस को किसी दूसरे केस में साइड किया गया था, यस, एस अहमद मरीन वर्सेस रॉनी जॉर्ज केस। इस केस में क्या हुआ था कि जजमेंट ये था कि एनसीएलटी हेल्ड दैट शेयर होल्डर होल्डिंग जस्ट 8.99% शेयर्स इन द कंपनी कैन नॉट साइड द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो साइरस मिस्त्री के। देखो साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा सन्स का केस बहुत अलग नेचर में गया था, जहाँ पे ओवरऑल प्रेफरेंशियल होल्डिंग और उस सब की बात भी हुई थी, और उसके अंदर अलग नेचर में वो दैट वी आर कमिंग फॉर अ डिस्कशन आल्सो, तो आगे आने वाला है वो। ओके, एनसीएलटी इन साइरस
Investments Private Limited held that shareholding pattern, taking into consideration of the fact that majority of the shareholders have less than 10% of the shareholding, except two got more than 10%, and that appellant Cyrus Investments invested about 1000 crore in Tata Sons. मतलब यहाँ पे एनसीएलटी एक जस्टिफिकेशन दे रहा है कि क्यों साइरस मिस्त्री का केस यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा, क्यों ये वेवर नहीं दिया जा सकता। साइरस मिस्त्री के अंदर 10% से लेस देन होल्डिंग थी, लेकिन एक्सेप्ट शेयर होल्डिंग फॉर टू गॉट मोर देन 10%, लेकिन साइरस इन्वेस्टमेंट्स टाटा सन में 1000 करोड़ से जो टाटा सन्स के टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 6000 करोड़ का 1/6 था। क्लियर? सो साइरस मिस्त्री मेड आउट एन एक्सेप्शनल केस कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल पूरे टाटा सन्स का 1/6 है, तो दैट्स अ बिगर सम। इवन दो आप शेयर कैपिटल वाइज देखो तो उसकी शेयर कैपिटल होल्डिंग कम हो 10% से। क्लियर? पर ऐसा इस केस में नहीं था। सो यहाँ पे साइरस केस में वो वेवर दिया गया था, बट दैट डज नॉट मीन इट हैज टू बी फॉलोड एज प्रेसिडेंट इन एवरी केस अनलेस देयर आर सर्कमस्टेंसेस टू दैट इफेक्ट। तो यहाँ पे in the present case the shareholder has not made out a case of any kind of exceptional circumstances for grant of waiver। अब समझ में आया? जस्ट बिकॉज आपकी होल्डिंग 10% से कम है तो यू कैन नॉट कीप डिमांडिंग कि मेरी जैसे साइरस वाले को दे दिया हमको भी दे दो। नो, साइरस का केस एक अलग लेवल पे था, एक अलग प्लेटफॉर्म पे था, ये एक अलग पे है। क्लियर? समझा? ओके, क्वेश्चन 7 जो आपको दिया गया था, whether shareholder of a transferor company, a shareholder of a transfer company after resigning, मतलब शेयर होल्डर ने रिजाइन कर दिया है as a director in selling and transferring the shares of the transferor company। so अगर एक डायरेक्टर है, एक शेयर होल्डर है, उसने अपने शेयर्स कंपनी के बेच दिए, पूरी तरह बेच दिए, ठीक है। अब ये जो वर्ड ट्रांसफरर कंपनी, इसका मतलब वो कंपनी किसी और के साथ मर्जर होने वाली है। एज पर द शेयर परचेज एग्रीमेंट, लेटर ये सब बेचने के बाद पूरा हो गया, उसके बाद चैलेंज द अमालगमेशन ऑफ ट्रांसफरर विद द ट्रांसफरी। देखो, ट्रांसफरर का ट्रांसफरी से अमालगमेशन हो रहा है और ट्रांसफरर कंपनी का एक्स डायरेक्टर, एक्स शेयर होल्डर अब इस चीज को चैलेंज कर रहा है। ओके, ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट इन फुल, ये बोलते हुए कि हमने जिसको शेयर्स बेचा था, हमने जिसको शेयर्स, उसने हमारी पूरी पेमेंट नहीं की, तो एज अ रिजल्ट शेयर्स कभी बिका ही नहीं, तो बिका ही नहीं तो हम भी शेयर होल्डर हुए। अब आप शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन करके बैठे हो, शेयर्स आप ऑलरेडी बेच चुके हो, डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर चुके हो, और अब आप बोल रहे हो कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। इंटरेस्टिंग। एंड देयरफॉर दे शुड बी ट्रीटेड एज शेयर होल्डर, दे शुड बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरी and no notice was served upon them, hence amalgamation should be avoided। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लोग मतलब कहां तक सोचते हैं। फाइन, ये क्वेश्चन जहां पे उठा था दैट वाज के जे स्वरेश एपलेंट वर्सेस टीम लीज स्टाफिंग कंपनी का अमालगमेशन का केस था, उसमें ये आया था। एंड एनसीएलटी ने हेल्ड किया द आर्गुमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एपलेंट इज नॉट कन्विंसिंग, it is not at all convincing that they have different capacity as 100% shareholders। ये अलग अलग कैपेसिटी में है, ओके, which has entered into the share purchase agreement। एनसीएलटी ने बोला तुम एक बार शेयर परचेज एग्रीमेंट में एंटर करने के बाद एक शेयर होल्डर थोड़ी ना होते हो, आप तो अपने शेयर्स बेच चुके हो, आप तो डायरेक्टरशिप से भी रिजाइन कर चुके हो, आप तो एक आउटसाइडर हो चुके हो। एंड thus in that capacity notice should have been given to them and their objection or no objection should have been taken। ओके, तो उन्होंने, ये एनसीएलटी का नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट पुट अप की गई थी। ओके, now what appears is that after the appellant executed SPA they handed over the shares and admitted that they have resigned as a director। ये हुआ था, बराबर, क्लियर। सो यहाँ पे NCLT after going such through the document observed that it is clear that the appellant were clearly aware of the proceedings। appellant को clearly पता था कि इस कंपनी का ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए तो वो शेयर्स बेच के निकल गए। रिलेटिंग टू द स्कीम ऑफ अमालगमेशन पता था, इसलिए तो वो शेयर्स बेच के निकल गए। एंड हैज नो डिफिकल्टी इनिशियली बट अपीयर्स दैट द ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन एसपीए लैंडेड इन डिफिकल्टी। मतलब उनको पता था। अब हुआ क्या, उन्होंने जिसको शेयर्स बेचे थे उसने उनको पैसा नहीं दिया, उसको पैसा नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने थोड़ी ना उसके शेयर्स खरीदे थे। Now they want to raise grievance as to the scheme of amalgamation on the plea of notice कि हम भी अभी भी शेयर होल्डर हैं और हमें नोटिस नहीं मिला गया है। So going through the material on record,
NCLT did not find there is any substance in the grievance. मतलब कोई केस ही नहीं है, जब तुम शेयर होल्डर हो ही नहीं, तब तुम सब कुछ बेच बाच के जा चुके हो, सो वेयर इज द ग्राउंड टू से दैट यू आर अ शेयर होल्डर? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तुम्हारा नाम ही नहीं है, तुम शेयर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से निकल चुके हो. Just because somebody did not pay you the consideration, that doesn't mean you are a shareholder. Your grievance with the buyer of the share is different from that of the company. Clear? Dispute regarding SPS before arbitration and transferee company is facing it. So arbitration proceeding चल रहा है और ये transferee company उसको determine करेगी, but that does not mean a ground to object a amalgamation. Okay? So if the appellants have difficulty, they were not before the NCLT to raise the objection, though they knew about the amalgamation process is going there. अगर ये difficulty थी, तो शेयर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से ये उसी टाइम पे चैलेंज कर लेना चाहिए था कि हमारा ट्रांसफर ही कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हें ये पता था अमालगमेशन हो रहा है, तो अमालगमेशन प्रोसेस के टाइम पे चैलेंज करना चाहिए था. ओके, अमालगमेशन होने के बाद नहीं. सो बोथ दी अपील्स आर रिजेक्टेड. अब समझ में आया? तो इस तरीके से ये अपील रिजेक्ट हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किया गया था, where there are allegations of allotment of shares in illegal and clandestine manner, सोच समझ के साजिश करके, okay, and huge money has been transferred in the fraudulent manner and the share capital of the company has been illegally modified. देखो allegations क्या है? allotment illegally कर दिया है, rights issue वगैरह करके, clandestine में smartly पैसा घुमा दिया गया है, fraudulent manner में share capital हुए, capital modify कर दिया गया है. Also, the financial creditor has taken surfazi action against the property of the company. In such case, will civil court have jurisdiction over the dispute? कि सर अब gravity of the matter इतनी बड़ी हो गई है कि ये simple transfer वाला shares नहीं है, जो अभी आपने पिछले सेक्शन में बताया कि 59 NCLT के पास है. सर gravity is so big, तो अभी civil court के पास जाना चाहिए to find the fraud. Can NCLT find the fraud or illegal transaction of such kind of nature? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन उठा था एंड इसका आंसर इस केस में था, SAS हॉस्पिटैलिटी वर्सेस सूर्या कंस्ट्रक्शन. इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट NCLT हैज बीन वेस्टेड विद द पावर्स as far as that are far reaching with respect to management and administration of the company. मतलब NCLT के पास जो ताकत दी गई वो इतनी बड़ी है कि वो किसी भी कंपनी लॉ के रिलेटेड मैटर को हैंडल कर सकती है. The said powers of NCLT includes the powers as regulation of the conduct of affairs of the company. ये साफ लिखा हुआ है कि पूरा affairs of the company can be regulated by NCLT. Okay. Also various other specific powers वो भी दिए गए. 242 very famous section है. So NCLT is a tribunal which has been constituted to have exclusive jurisdiction in the conduct of the affairs of the company. Company law के matters में NCLT को jurisdiction दिया, ये दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है. In company's case, section 407 onwards deal with constitution of NCLT and 420 have vested tribunal with the power to pass such orders thereon as it thinks fit. मतलब पूरा एक dedicated section है NCLT का और एक section 420 है जिसमें NCLT को इतनी ताकत दी है कि they can deal with the transaction in the manner as they deem fit. So tribunal is also vested with the power of review also. Yes, that is very good. So under 424, the tribunal also have the same powers and functions as are vested in civil court. देखो लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल खुद एक सिविल कोर्ट है, तो there is no question of taking such kind of matters to a civil court when NCLT itself has a power of dealing with such kind of matter as a civil court. Okay, so the bar, that is the stoppage which is contained in section 430 in respect of entertaining any suit or any proceedings, NCLT is empowered to determine. तो कोई भी सूट कंपनी लॉ का, कोई भी प्रोसीडिंग कंपनी लॉ से रिलेटेड, अब वो NCLT में ही जाएगा, उसको किसी भी सिविल कोर्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं. NCLT in the present case would be empowered to determine the allotment of shares was not done in accordance to the procedure of 62. It is the NCLT which can determine कि allotment बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है. They are the one who has given the authority. The NCLT is also empowered to determine as to whether rectification of register is required to be carried out or not with respect to such allotment cancellation. ये पूरा केस NCLT के पास ही जाएगा. मतलब क्वेश्चन उन्होंने ये डाला था कि सिविल कोर्ट के पास जाएगा जब फ्रॉड इतना बड़ा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला नहीं,
जब कंपनी लॉ का जुरिस्डिक्शन आता है, कंपनी लॉ का कोई भी मैटर, कोई भी प्रोसीडिंग्स आता है, वो स्क्वायरली एनसीएलटी के पास ही फॉल करेगा. ओके. So NCLT would be empowered to pass such orders as it thinks fit for the smooth conduct of affairs of the company, which would include an injunction order protecting the assets of the company. NCLT के पास sufficient powers है कोई भी injunction pass करने की. NCLT would also be empowered to oversee and supervise the working of the company also, and also appoint such person as may be deemed necessary to regulate the affairs of the company. ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था इस रिस्पेक्ट में. ठीक है. So under section 242, NCLT has powers to pass such orders as it thinks fit, including the power of regulation of the conduct of affairs of the company in future also. The powers are extremely broad and more than one civil court can do that. Okay. So दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल दिया था ताकि एक बार में ये पूरा सेटल हो जाए. And the legislative scheme being having changed, देख हो चुका है because 2013 एक्ट आ चुका है. The amendments have been brought about and for all the reasons stated therein. सारी चीजें बदल चुकी है. अब कंपनी लॉ अपने आप में एक कोडिफाइड कोड है जो अपने आप में पूरे जुरिस्डिक्शन को कवर करता है. You don't have to venture again and again to different courts to get the company law implemented. पहले ऐसा होता था, CLB अलग होता था, हाई कोर्ट्स अलग होते थे, तो कंपनी लॉ बोर्ड के बेस से हम लोग कई बार सिविल कोर्ट पे जाते थे, पर अब जरूरत नहीं है. ओके. द कोर्ट हैज hold the present suit is liable to be rejected, leaving the plaintiff to avail the remedies in accordance with the law before NCLT. Okay. Ninth question. अच्छा question था ये भी. Director has resigned from the company. Okay. But the company failed to intimate the resignation to ROC. Director resign कर चुका है. ROC को कंपनी ने बताया नहीं. Okay. Later on MCA notification disqualified all the directors. अब कंपनी ने नहीं बताया तो डायरेक्टर लिस्ट में आज वो दिख रहा था डिस्क्वालिफाइड इन लॉ. ये भी मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन इतने डायरेक्टर्स लोगों ने अब फेस किया हुआ है कि अभी तो उनको एक डर बैठा हुआ है. बिकॉज आई गो इन वेरियस कंपनीज, तो उनको एक डर बैठा हुआ है एंड दे ऑलवेज इंक्वायर भाई कंपनी का एनुअल रिटर्न, कंपनी का अकाउंट्स ये वो सब फाइल हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं. दे डायरेक्टर्स आर देमसेल्व्स आस्किंग. टाइम था एज अ सीएस वी यूज्ड टू आस्क देम सर हमारा ये है एंड इट यूज्ड टू बी अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हाँ साइन करवाना. बट अभी आजकल डायरेक्टर्स खुद पूछते हैं, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज में तो डेफिनेटली पूछते हैं. ओके. So will the petitioner who has resigned from the directorship would incur disqualification under section 164? क्या वो disqualification incur करेगा? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था. आंसर कौन से केस में आएगा? यस, करण गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था. एंड यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट held that disqualification of the petitioner as notified in the impugned list as a disqualification of the petitioner director. मतलब जो petitioner करण गुप्ता जी है जिनका डिस्क्वालिफिकेशन बोला गया है, वो तो कंपनी से कब के रिजाइन कर चुके थे. Okay, director and the resultant prohibition under 164 by virtue of petitioner's name featuring in the list of disqualified is hereby set aside and quashed. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका डिस्क्वालिफिकेशन सेट असाइड किया, उनका नाम जो निकाला गया था उसको पूरी तरह कॉश किया. Honorable High Court noted that petitioner has resigned from the directorship in question and hence would not incur the disqualification. ये disqualification होने के पहले ही petitioner resign कर चुका है. Just because company ने नहीं फाइल किया, that does not mean the resignation is effective from the date it is received by the company unless a prospective date is stated in the resignation letter. तो कंपनी को मिल चुका है रेजिग्नेशन, कंपनी हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन. अब कंपनी ने फाइल नहीं किया, दैट डज नॉट मीन द डायरेक्टर कंटिन्यूज. The ROC is directed to ensure that the records are properly rectified to delete the name of the petitioner. So that is the main case. Okay. एक अगर आपको 20 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, फैक्ट्स ऑफ द केस कैसा होगा, कैसा क्वेश्चन, तो मैंने आपको एक दिया था एक फैक्ट्स ऑफ द केस. देखो नीचे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे किस तरह से हैंडल करने का. एक केस ऐसे था, the person appeals a decision of the ROC, challenges. Okay. Appeals का मतलब challenges the decision of the ROC. Striking off a question, the striking off from the registrar in respect of the company. The person is neither a member nor a creditor of the company itself. Okay. पुराने एक्ट 560 के हिसाब से, यानी अभी लेटेस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोविजन इसके ऊपर हम लोग सिमिलर सेक्शन ही है तो वही लगेगा. तो इन शॉर्ट द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज, एक पर्सन ने आरओसी वेस्ट बंगाल के स्ट्राइकिंग ऑफ को चैलेंज किया हुआ है और आरओसी को बोला है कि अपना ऑर्डर रिकॉल करो.
ही सबमिट्स, वो पेटिशनर क्या बोलता है कि जो डिसीजन ऑफ द आरओसी है हैज नॉट बीन नोटिफाइड, अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है। फर्दर ही सबमिट्स दैट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिट पिटिशन बिफोर कैलकाटा हाई कोर्ट, उसने कैलकाटा हाई कोर्ट में रिट डाली थी, तो जिस दिन ये कैलकाटा हाई कोर्ट में रिट डाली थी तब तक आरओसी का डिसीजन अभी तक नोटिफाई ऑफिशियल गैजेट में आया नहीं था। द पोजीशन विद रिगार्ड टू द नोटिफिकेशन हैज बीन कंटिन्यूड, मतलब अभी तक वही पोजीशन है, कंपनी अभी भी एक्टिव कंपनी दिख रही है, स्ट्राइक ऑफ नहीं हुई है क्योंकि अभी तक वो नोटिफाइड नहीं हुआ है। ही सबमिट द प्रोविजन ऑफ 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव नॉट बीन नोटिफाइड सब्सिक्वेंट टू द फाइलिंग ऑफ द रिट आल्सो। जब ये केस डाला गया था तब तक कंपनीज एक्ट का प्रोविजन भी नोटिफाइड नहीं हुआ था। ओके क्लियर, इसी वजह से ये केस सेक्शन 560 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में कवर हो रहा था। क्लियर, देयरफॉर द पिटिशनर डिड नॉट अप्रोच एनसीएलटी, क्योंकि एक क्वेश्चन भी उठता है सर आप एनसीएलटी के पास क्यों नहीं गए, उन्होंने बोला कि सर अभी तक कंपनी लॉ का प्रोविजन नोटिफाई नहीं किया, तो एनसीएलटी के पास ताकत ही नहीं है टू डिसाइड, एंड दैट्स व्हाई द मैटर वेंट टू कैलकाटा हाई कोर्ट। क्लियर, सो यहां पर referring to the impugned decision, that is the challenge decision of the ROC, the person submit no reason have been ascribed by the registrar why the name of the company was struck out. petitioner बोलता है आरओसी ने कंपनी का नाम क्यों स्ट्राइक ऑफ किया, उसके बारे में कोई रीजन ही नहीं दिए। वो नोटिफिकेशन आप पढ़ो, वो नोटिस देखो, उसमें कोई रीजन नहीं दिए, जस्ट दे हैव स्ट्राइक ऑफ द नेम। he submit the person, the company and another legal entity have entered into an agreement। अब ये पर्सन इसको चैलेंज क्यों कर रहा है, ये बोलता है मैंने दैट द पर्सन और वो कंपनी और एक और लीगल एंटिटी ने एक एग्रीमेंट हैंडल किया था होटल बिजनेस चालू करने के लिए, एंड सच एग्रीमेंट कंटेन्स इन आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस हैज अराइजन बिटवीन द पार्टीज ऑन द एग्रीमेंट, एंड द पर्सन हैज रेफर्ड द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन टू एज पर द आर्बिट्रेशन क्लॉज, उसने ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के हिसाब से आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को रेफर किया। तो सर अगर कंपनी के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन का मैटर पेंडिंग है तो आरओसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कैसे कर सकती है, कैसे डायरेक्टर्स ने एफिडेविट दे दिया कि देयर इज नो लिटिगेशन ऑफ केस पेंडिंग, और आरओसी ने क्या रीजन दिया है, कोई रीजन नहीं दिया, यहां तक कि अभी तक आरओसी का जजमेंट नोटिस नोटिफाई भी नहीं हुआ। तो अगर वो नोटिफाई नहीं हुआ है क्लियर किसी भी तरीके से, तो फिर ये स्ट्राइक ऑफ अपने आप में वैलिड नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता वैलिड। क्लियर, so the company was a party to the respondent, the company was a party respondent in the arbitration proceeding, कंपनी उसकी पार्टी है, तो कंपनी अगर पार्टी है तो कंपनी ये कैसा नोटिफिकेशन दे सकती है कि कोई लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है। in order to non suit the person in order to non suit the person in arbitration proceeding, the directors who were persons in control and management of the company have made an application in the 560। उसने बोला जस्ट बिकॉज ताकि कंपनी के खिलाफ केस ना हो, ताकि डायरेक्टर्स के खिलाफ ना केस हो, उन्होंने आरओसी के अंदर स्ट्राइक ऑफ का एप्लीकेशन डाल दिया, इजी एग्जिट रूट में था क्योंकि उस टाइम पे इजी एग्जिट स्कीम चल रही थी। ओके, द डिसीजन ऑफ द आरओसी टू स्ट्राइक ऑफ इज देयरफॉर परवर्स। ओके, मतलब ये गलत सेंस में स्ट्राइक ऑफ किया गया, ये उसने चैलेंज किया। ओवरऑल केस ऐसा समझ में आ रहा है कि एक कंपनी का एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है और अपनी कंपनी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स ने आरओसी वेस्ट बंगाल में एप्लीकेशन डाला और आरओसी ने उसका स्ट्राइक ऑफ किया। अभी तक आरओसी का नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हुआ है ऑफिशियल गैजेट में। एज अ रिजल्ट बिफोर दिस कुड हैपन कलकत्ता हाईकोर्ट में स्ट्राइक ऑफ को चैलेंज कर दिया गया है। जिसने चैलेंज किया वो ना तो मेंबर है ना क्रेडिटर है, लेकिन वो बोलता है कंपनी का आर्बिट्रेशन पेंडिंग है। क्लियर, समझा? तो द डायरेक्टर सबमिट्स, डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ पे क्या बोला, दैट द पर्सन हैज नो लोकस स्टैंडिंग, भाई ना मेंबर है ना क्रेडिटर, उसका क्या लोकस स्टैंडिंग टू फाइल द रिट पिटीशन। ही सबमिट दैट द पर्सन इज नाइदर द कंपनी नॉर इटसेल्फ अ मेंबर। अब आप 248 भी देखो या उस टाइम के 560 भी देखो, भाई कंपनी या उसका कोई मेंबर या क्रेडिटर उसको रिवाइवल की बात कर सकता है, ना तो ये कंपनी है ना मेंबर और क्रेडिटर, तो ये रिवाइवल की बात ही कैसे कर सकता है। The person cannot be allowed to achieve something indirectly which is not permitted directly in law। Very good statement। अगर आपको लॉ ने ही परमिट नहीं किया तो हाउ कैन यू फाइल अ केस ऑफ रिट पिटिशन अगेंस्ट आरओसी। क्लियर, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस अब अपने सामने थे वो ये थे कि इज अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी entitled to challenge the striking off of the company under section 560 या आज की तारीख में 248 के हिसाब से। तो जो मेंबर नहीं है, जो क्रेडिटर नहीं है, क्या वो
स्ट्राइकिंग ऑफ को चैलेंज कर सकता है. डज द पिटिशनर हैव अ लोकस स्टैंडी टू फाइल एंड मेंटेन द petition in this case? क्या वो कर सकता है? And the answer to the first two issue, if they are affirmative, then the appeal order of registrar, is it vitiated by being a perverse and without reason? Relevant questions. कौन सा केस? ओके, द केस जहां पे ये क्वेश्चंस उठे थे वो था रिश्मिया ऐसे इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी वर्सेस आरओसी वेस्ट बंगाल का केस. यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला था, हेल्ड दैट दो द पिटिशनर इज नॉट अ कंपनी, it is not a member also, it is not a creditor, and it is not the person named in section 560 also of the erstwhile act. He does not have any statutory right to apply under section 560, but there is a remedy for every violation of right. What a beautiful statement given by Calcutta. माना वो मेंबर नहीं है, माना वो क्रेडिटर नहीं है, माना वो कंपनी नहीं है, एज पर 560 ऑफ कंपनीज एक्ट उस टाइम पे ऐसा था, but there is a remedy for every violation of right. What a beautiful statement. The petitioner claims violation of rights. See, he is claiming that uske hak mara gaya hai. He is claiming the violation of rights by the impugned decision. That is, he is challenging the decision of the ROC in this respect. It cannot be said that the petitioner does not have any forum. You cannot say that he has no relief in law when his rights are challenged, and rights has to be protected before which it can ventilate its grievance or seek a redressal with regard to the decision of the ROC. So you cannot make a statement that he has no locus standi when his fundamental rights or where his very right to litigate has been challenged. Okay, so ROC का decision जो भी है, he has a right to challenge the decision in the Constitution of India itself. That's what the Calcutta High Court was highlighting. A right to file a legal case cannot be absolved or taken away by any kind of law. See? So, यहाँ पे the constitutional right, आया ना? The constitutional right to approach a court under Article 226 of the Constitution cannot be taken away by the statute. लिखा है. You cannot take away such right. Such a person can approach a regular civil court or they can apply under 226 of the Constitution of India for redressal of his grievance. जो उसने किया, उसने कैलकाटा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन ही फाइल की है जो सबके हक में आती है. Okay, in respect of the decision of the ROC for striking off of the name of the company, thus the petitioner has locus standi. ये कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला कि उसके पास लोकस स्टैंडी है क्योंकि उसने रेलेवेंट प्रोविजंस यानी अपने रिट को एक्सरसाइज किया है, अपने राइट को एक्सरसाइज किया है. ओके, 560 of the act allows the registrar to strike off the defunct company as per 560. वही आज 248 में भी सेम ही है, दे defunct company को आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो. And when it has reasonable cause to believe that ROC को जब लगता है वो company operation नहीं है, that the company is not carrying on operation, to issue notice calling upon the company explain whether the company is carrying on operation. मतलब तरीका ऐसा है कि स्ट्राइक ऑफ करने से पहले नोटिस दिया जाता है, कंपनी को कॉल अपॉन किया जाता है, भाई आपका ऑपरेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है. अगर नहीं चल रहा है तो ठीक है, हम आपको स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं. ठीक है, क्लियर, ये बात ठीक है. Now in the present case, the company and its director apparently has applied for under the exit policy. कंपनी और उसके डायरेक्टर ने खुद अपनी मर्जी से एग्जिट के लिए अप्लाई किया था. Even under the exit policy, the company and its director has to demonstrate and the registrar has to come to a finding that the company has not carried on any business or operation for the name of the company. मतलब कंपनी और उसके डायरेक्टर को ये दिखाना है कि हमने कोई बिजनेस नहीं किया, हम इतने सालों से कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं, हम पूरी तरह साइलेंट हैं. They have to demonstrate that, okay, before the name is struck off. The claim of the company and its director before the ROC is that the company was inoperative. ये उन्होंने एफिडेविट डाला हुआ है कि हम इनऑपरेटिव है एग्जिट स्कीम में, हमारे पास कोई बिजनेस ही नहीं है. Okay, then the Calcutta High Court observed that the company is having a paid up capital of 50 lakh. They have inventory of 50 lakhs 51,500 and they hold the shares of 13 lakhs 13 crores 84 lakhs 61,540, entering into a tripartite agreement also for a hotel business. Now how can you say that the company has no operation when these kind of figure is coming out? Cannot be said to be without a business and being inoperative since incorporation. यानी ROC को अपने ही डेटा में चेक करके देखना चाहिए था, भाई ये क्या है. The decision of the ROC is perverse.
आरओसी का डिसीजन गलत था, गलत कंक्लूजन्स पे था। Okay, and therefore ROC West Bengal shall forthwith restore the name of the company and shall take all consequential follow-up steps to give effect to the restoration. ROC को कंपनी का नाम रिस्टोर करना पड़ेगा और उसको सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू गिव इफेक्ट टू द रिस्टोरेशन। क्लियर? तो आई बिलीव हमने जितने भी केसेस किए थे समझ में आए, एवरीवन इज क्लियर विद दिस, ठीक है? और भी अपने कई केसेस आ रहे हैं तो लगे रहो, आते रहो, ठीक है? और पढ़ते रहो भाई अच्छे से, ठीक है? All the best. We will meet next time. Okay, so bye and best of luck.